नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम योगी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर सामने। सीएम योगी का महाराष्ट्र दौरा प्रस्तावित है, जहां कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। महाराष्ट्र दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। 6:30 बजे के नागपुर लोकसभा में जनसभा प्रस्तावित है। वहीं महाराष्ट्र दौरे पर इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं 2:30 बजे वर्धा में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 4:30 बजे भंडारा के जिले में सम्मेलन करते नजर आएंगे। 6:30 बजे नागपुर लोकसभा में रैली और जनसभा करते नजर आएंगे। कई चुनावी जनसभाओं को इस दौरान संबोधित करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ 2:30 बजे वर्धा लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र दौरे पर हैं, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। 2 बजे के बाद करीब वर्धा जो लोकसभा है वहां पर जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4:30 बजे भंडारा लोकसभा में जनसभा करेंगे और 6 बजे नागपुर लोकसभा में जनसभा करेंगे। आप समझिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी है। और जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अन्य राज्य में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। और लगातार यही वजह है कि जब कभी चुनाव, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे तमाम जो उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्य हैं, उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर भेजती है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। 2019 के पहले अगर बात करें तो जब 2019 का जब चुनाव हुआ था, उस समय एक गुजरात एक मॉडल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश को भी मॉडल के रूप में बाहर राज्यों में पेश किया जाता है। उत्तर प्रदेश की चाहे योजनाओं की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये सब चीजें हैं उत्तर प्रदेश के जो खूबियां हैं, उपलब्धियां हैं, उनको बाहरी प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से जन तक पहुंचाती है। और वहां की लोकप्रियता, यही वजह है कि आपने कल भी देखा होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान गए थे वहां पर, तो वहां पर जो जनता थी भीड़ उमड़ पड़ी थी। और आज भी जिस तरीके से वहां पर जो तैयारियां चल रही, लगातार जो समाचार मिल रहे थे, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो लोग हैं वो उत्साहित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। जी 24 के रण को भेदने के लिए सीएम योगी महाराष्ट्र दौरे पर है। आपको बता दें 2:30 बजे वर्धा लोकसभा में सम्मेलन करते नजर आएंगे। वहीं भंडारा जिला भंडारा में उनकी जनसभा प्रस्तावित है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। रामपुर बिजनौर में चुनावी जनसभाएं करेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। यूपी दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पर ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। रामपुर बिजनौर में उनकी चुनावी जनसभाएं होनी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मूड में नजर आ रही है। वैसे में स्टार प्रचारकों का मैदान में उतरना जारी है। अब इसी बीच यूपी के दौरे पर रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां रामपुर बिजनौर में चुनावी जनसभाएं करेंगे। यूपी दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ताबड़तोड़ जनसभाओं को इस दौरान संबोधित करने वाले हैं। रामपुर बिजनौर में चुनावी जनसभाएं करते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर
एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहीं रामपुर बिजनौर में चुनावी जनसभाएं करते नजर आएंगे। रामपुर में कुल 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। नगीना सुरक्षित सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाएगा। वहीं बीजेपी से ओम कुमार यादव को यहां पर उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। समाजवादी पार्टी से मनोज कुमार को टिकट मिला है। वहीं बसपा से सुरेंद्र पाल सिंह बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। रामपुर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में रामपुर में कुल 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी लोकसभा चुनावों के रण में प्रचार प्रसार करने के लिए उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई हैं स्मृति ईरानी। रायबरेली अमेठी का दौरा करती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 8 जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। बीजेपी कार्यालय की बैठक में भी शामिल होती नजर आएंगी। मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई हैं स्मृति ईरानी। रायबरेली और अमेठी का दौरा करती नजर आएंगी। वहीं 8 जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होती नजर आएंगी। वहीं बीजेपी कार्यालय की बैठक भी इस दौरान प्रस्तावित है, जिसमें भाग लेती स्मृति ईरानी नजर आएंगी। इसी खबर पर अमेठी से हमारे सहयोगी विनोद दुबे तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी और रायबरेली के दौरे पर हैं, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? जी, हम बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से अमेठी आगामी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी और रायबरेली के एक दूसरे दौरे पर हैं। आपको बता दें कि सांसद केंद्रीय मंत्री लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचेंगे, जहां पर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। जी, सबसे पहले सलोन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी। वहां पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और लोगों से सीधा रूबरू होती नजर आएंगी। तत्पश्चात अमेठी सांसद शाम 6 बजे तिलई विधानसभा क्षेत्र के बहादुर गांव पहुंचेंगी, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी और हिस्सा लेते हुए नजर आएंगी। तत्पश्चात वहां से निकलकर लगभग 30 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगी, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और उनको जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगी। वहां से निकलकर अमेठी सांसद केंद्रीय मंत्री अपने निज आवास मेडरमोही गांव पहुंचेंगे, जहां पर रात विश्राम करेंगी। तो इस प्रकार से उनका आज 2 दिन का कार्यक्रम रहने वाला है। जी अमन। साथ ही विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगा, रायबरेली और अमेठी की सीट का उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ कितनी अहमियत रखती है ये दोनों ही सीटें? साथ ही यहां पर स्मृति ईरानी का केंद्रीय मंत्री के तौर पर पहुंचना, साथ ही क्षेत्र की बतौर सांसद पहुंचना कितना मायने रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर लगातार एक्टिव नजर आई है। चुनावों की घोषणा से पहले भी स्मृति ईरानी लगातार दौरे करती नजर आई थी। जी बिल्कुल, आपने कहा कि अमेठी और रायबरेली जो ये है हार्ड सीट मानी जाती है। उत्तर प्रदेश से सबसे हार्ड सीट अमेठी और रायबरेली है, जहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतार दिया है, जो कि लगातार केंद्रीय मंत्री लगातार क्षेत्र के दौरे पर रहती है, चाहे वो अमेठी हो चाहे वो रायबरेली हो। लगातार अमेठी के लगातार दौरे पर रहती है, लोगों के साथ सीधा रूबरू होती नजर आ रही है। तो वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी अमेठी में सत्ता खोलती नजर नहीं आ रही है। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में भी कोई सत्ता कांग्रेस नहीं बोला है। फिलहाल टिकट क्लियर होने के बाद ही चुनावी समय से समझ में आएगा। बिल्कुल विनोद जी, यहां पर देखना जरूरी यही होगा कि अमेठी और रायबरेली के किले को किस तरीके से भेदती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होती नजर आएगी। सपा कार्यालय में यह गठबंधन की बैठक होती नजर आएगी, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव बैठक में हिस्सा लेते नजर आएंगे, वहीं कांग्रेस के भी तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे।
सपा कार्यालय में यह बैठक चिंतन मनन रणनीति का दौर चलता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस के तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सपा कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होनी है। सपा कार्यालय में गठबंधन की यह बैठक होती नजर आएगी। आपको बता दें, अखिलेश यादव भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं कांग्रेस के भी तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। सपा कांग्रेस आज मिलकर आगामी चुनावों की रणनीति बनाती नजर आएंगी। दोनों ही मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस के भी तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरह से रणनीति रहेगी, किस तरीके से अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाना है, इसे लेकर चिंतन मनन होता नजर आएगा। रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले। सपा कांग्रेस की आज संयुक्त बैठक होती नजर आएगी। सपा कार्यालय में यह गठबंधन की बैठक होगी। अखिलेश यादव बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस के भी तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सपा कांग्रेस की आज बैठक होनी है। सपा कार्यालय में गठबंधन की यह बैठक होती नजर आएगी। अब ऐसे में आपको बता दें, कांग्रेस के तमाम नेता भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सपा कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होती नजर आएगी। आगामी चुनावों के मद्देनजर किस तरह से चुनावी किले को भेजना है, इसे लेकर रणनीति बनाते नजर आएंगे, मंथन करते नजर आएंगे। अखिलेश यादव इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, सपा कांग्रेस की बैठक होनी है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? देखिए मन, आज जो है ये सपा और कांग्रेस मिल करके कोऑर्डिनेशन बैठक कर रहे हैं। तो चुनाव के जहां जहां प्रत्याशी बचे हैं उन पर भी विचार विमर्श होगा, मंच साझा करने में विचार विमर्श होगा, साथ ही एक दूसरे के कार्यकर्ता मिल करके प्रचार करें, इस पर विचार विमर्श होगा। सपा की तरफ जहां अखिलेश यादव, नरेश उत्तम सहित कई जो है नेता रहेंगे, वहीं कांग्रेस की ओर से जो है इनके यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और जो है यूपी जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित इनके कई कद्दावर नेता जाएंगे, जो सपा कार्यालय में बैठक होगी। तो ये माना जा रहा है इस बैठक से जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो है गढ़ मजबूत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही जहां जहां जो सीटें बची हैं उन पर प्रत्याशी कौन कौन लाने हैं, इस पर भी मंथन हो सकता है। और इसके अलावा एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन, कार्यकर्ताओं का कोऑर्डिनेशन, इस पर सब पे चर्चा की जाएगी। जी अमन। वही टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, इन दोनों ही पार्टियों का मिलकर आगे चलना कितना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक कड़ा मुकाबला उन्हें भारतीय जनता पार्टी से मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे समय चुनावी मोड में नजर आती है, उसमें अगर एक कंपैरिजन देखा जाए इन दोनों के बीच ही, सपा कांग्रेस को भी दूसरी तरफ रखते हैं, तो सपा कांग्रेस थोड़ी लेट होती हुई नजर आई, चाहे वो प्रत्याशियों के ऐलान की बात करें, चाहे स्टार प्रचारकों को चुनावी रण में उतारने की बात करें, क्योंकि चर्चा यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले। तो ऐसे में कितना टफ कंपटीशन होगा ये सपा कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश का किला भेदना, क्योंकि यहीं से रास्ता दिल्ली का जाएगा। लगातार कर लेंगे तो बूथ बूथ लेकर जिले में राज्य में स्तर पर लगातार फैसले करना, लगातार निर्देश करना। मैं सीएम योगी को लगातार देख रहा हूँ, पीएम मोदी लगातार जहाँ जहाँ उनका जो है पहले चरण का चुनाव है वो रैलियां कर रहे हैं। लगातार एक संसदीय क्षेत्र में 3 सीट आ जा रहे हैं, लेकिन अभी जो कांग्रेस सपा इसका जो है प्रचार आरंभ हो गया है। पहले की बात है जो कहा तो जाता है 2 साल पहले प्रचार चल रहा है, लेकिन प्रचार ऐसा नहीं चल रहा है और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रचार चल रहा है। धरातल से अभी लोग नहीं उठ रहे हैं और जिसका खामियाजा पार्टियों को देख रहे भुगतना पड़ सकता है। तो इस कार्यकर्ता को थोड़ा आश्वस्त है, अगर नेता जब तक फील्ड में नहीं आएगा तब तक कार्यकर्ता के लिए क्या करेगा। और दूसरा कमिश्नर नए है, जो कांग्रेस इनके साथ है, पहले कांग्रेस के साथ नहीं थी, तो अगर कांग्रेस का चुनाव लड़ती तो सबको लड़ना पड़ेगा और नहीं लेंगे तब तक ये भाजपा मुकाबला करना। बिल्कुल टीएन मिश्रा जी, अब देखना जरूरी यही होगा आज की बैठक से क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, क्या कुछ तैयारी करके नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अखिलेश यादव बैठक में मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के तमाम नेता भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी से यह बड़ी खबर सामने है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी विजय कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।
साथ ही आईपीएस अनुपमा, बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व डीजीपी विजय कुमार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इस वक्त हमारे साथ में हैं। सर, पुलिसिंग के बाद एक पॉलिटिकल में एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? मैं इसको समाज सेवा के उद्देश्य लक्ष्य करके देख रहा हूँ कि इसमें और बेहतर समाज सेवा कर पाएंगे। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है इतना लंबे समय का, उसको हम बेहतर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सलाह के रूप में, या कोई अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसके स्वरूप में निश्चित रूप से हम और बेहतर किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने कहा कि किसी भी काम को और बेहतर तरीके से हमेशा किया जा सकता है। वो आपके एक्सपीरियंस और आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप कितना, जैसे कोई आप कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं तो आप उसके लिए व्यवस्था बनाते हैं। आप पोल वाल्ट से पोल लेके कूदेंगे तो आप 10 फुट कूद जाएंगे, वैसे ही कूदेंगे 2-3 फुट कूदेंगे तो ये अंतर आता है। या आप प्रैक्टिस करेंगे तो 5-6 फुट कूद सकते हैं। तो आप कितनी आप कूदना चाहते हैं, ये आपके योजना और आपके व्यक्तित्व के विकास पर डिपेंड करता है। पुलिस विभाग में कई मतलब जिम्मेदार पद पे रहते हुए कई सरकारों में आपने काम किया, कांग्रेस, बीएसपी, लेकिन भाजपा को ही आपने चुना, क्या वजह रही है? हाँ जी, मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा बेहतर कार्य करने का माहौल है। ज़्यादा पॉलिसीज़ जो है बहुत स्पष्ट हैं कि अपराधियों के विरुद्ध शासन का रुख रहना चाहिए। विकासोन्मुख शासन है। हर व्यक्ति जो है राष्ट्र के विकास की बात करता है, राष्ट्रवाद की इसमें वो फोकस है पॉलिटिक्स का, तो इससे मैं प्रभावित हुआ। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मायावती का भी सरकार में ये कहते हैं कि बहुत अच्छा बेहतर रहा है, तो क्या सभी कांग्रेस, बीएसपी, भाजपा, इनमें सबसे बेहतर निश्चित रूप से जो मैंने इसमें काम किया तो मुझे सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी लगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पुलिस ने काम किया वो अप्रतिम है। और मुझे लगता है कि इसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोगों को भाजपा के नेतृत्व की आवश्यकता है। अगर भाजपा चुनाव लड़ने का मौका देती तो आप किस तरीके से? अब इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी तो फिलहाल अभी तो ज्वाइन ही किया है, अब ये तो टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल सर, पुलिस विभाग में रहते आपने बेहतर काम किया, अच्छा परफॉर्मेंस रहा, यही वजह है कि आप शीर्ष नेतृत्व तक गए वहां तक, लेकिन कुछ अभी भी आप देखते हैं कि कुछ और सुधार होने चाहिए या फिर ऐसा कुछ? अब मैंने चूंकि अब विभाग से बाहर हो गया हूं तो अब मैं विभाग के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, उसमें बाद में इस पर बात की जाएगी। शुक्रिया। तो ये पूर्व डीजीपी विजय कुमार थे जिनका साफ तौर से कहना था कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर अब समाज सेवा करूंगा। हालांकि कई सरकारों में रहकर पुलिसिंग में काम किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आज पूर्व आईपीएस विजय कुमार शामिल हुए हैं। खबर सरियाद के साथ सिगंदा टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार की पत्नी अनुपमा और बामा सारथी की पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। अब एक तरीके से कह सकते हैं कि परिवार बदल रहा है, तो किस तरीके से इसको देखती हैं और समाज सेवा का किस तरीके से, क्योंकि आप बामा सारथी के अध्यक्ष भी रही हैं, वहाँ भी समाज सेवा, अब यहाँ पर भी समाज सेवा? जी, समाज सेवा से तो हम लोग पिछले 37 सालों से ही जुड़े हुए हैं। पहले पुलिस परिवार की सेवा की है, अब पूरे जन कल्याण पूरे समाज की करेंगे। पहले एक बंधन था, एक लिमिटेशन, अब सबकी है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी से अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मौजूद में, क्योंकि माननीय मोदी जी के जो भी कार्यशैली, जो योजनाएं और जो उनका कार्य करने का ढंग और जो उनके संदेश आ रहे हैं और जिस तरह से वो धर्म से जोड़ के, सनातन शैली से जोड़ के हम पूरे परिवार को एक राष्ट्र में पिरोने की जो उनकी योजना है, उनका जो सपना है, वो उससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें जितना भी योगदान हो, क्योंकि जो राष्ट्र है वो हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी उसमें बंट रहा है। तो मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि सब बंटने से अच्छा एकजुट होकर हम एक राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। तो उसमें जो भी हमारा पार्टी के लिए सहयोग होगा, जो भी हमारा, वो हम
अपना योगदान देंगे उसमें समाज को। पुलिस परिवार सीमित दायरा, अब एक विशाल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो कितना पॉलिटिक्स में अंतर आप देखती हैं, क्योंकि अब तो एक विशाल दायरा मिलेगा? जी अभी तो बस इंटर किए हैं और वो उसमें इसमें तो हमारे लिए तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर होगा, क्योंकि हम लोग एक मतलब बहुत सिक्योर उसमें रहते हैं और प्रोटेक्शन में, और प्लस हमारी लिमिटेशन एक थोड़े से उसमें रहती है, एक दायरे में रहती है, सिर्फ हम परिवार पुलिस परिवार से ही जुड़े हैं। यहाँ पे आके अब हमारा मेरा पूरा ही परिवार हो गया, पूरा पुलिस भारतीय जनता पार्टी ही पूरा परिवार हो गया, तो अंतर तो थोड़ा बहुत क्या बहुत है, मेरे लिए है, पति के लिए नहीं, वो तो पहले से ही थे। एक आखिरी सवाल है, क्या चुनाव भी आगे उम्मीद है लड़ने की? अभी ऐसा कोई हम लोगों ने कोई नहीं सोचा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, और हमने बस पार्टी ज्वाइन की है और जो पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी उसको हम यथावत और पूर्ण निष्ठा से निभाएंगे, उसका सहयोग देंगे पार्टी पूरा। भाजपा में लोकप्रिय नेता एक सवाल, किसकी वजह से आप शामिल हुई? लोकप्रिय नेता सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ही हैं, और बाकी तो काफ़ी लोग हैं जिनके उससे सहयोग से शामिल हुआ, उसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन तो मेरे नरेंद्र मोदी जी। शुक्रिया। तो ये अनुपमा जी थी, जिनका साफ तौर से कहना था कि हालांकि अभी तक पुलिस परिवार की सेवा की है, अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, अब लोगों की सेवा करेंगे। कैमरा पर्सन रियाद के साथ सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी की नेता और गोरखपुर से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी काजल निषाद की तबीयत बीती रात बिगड़ गई। हालत गंभीर होने के बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रहने के दौरान दिल का दौरा पड़ा। ईसीजी रिपोर्ट देखने के बाद तुरंत डॉक्टर सतर्क हुए और उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल रेफर किया। अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने उन्हें फिलहाल आराम करने की सलाह दी है। बुलेटिन में रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों की ओर। फर्रुखाबाद में इंटर कॉलेज का शिक्षक निकला धर्म प्रचारक। धर्म परिवर्तन कराते शिक्षक को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पुलिस ने शिक्षक समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया, गहनता से कर रही पूछताछ। फर्रुखाबाद में चोरों का आतंक। चोरों ने ट्यूबवेल का ताला तोड़कर सामान सहित ट्रांसफार्मर किया चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में दीवार पर रखा मिला नवजात शिशु का शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा बाघ का आतंक। टीचर पर बाघ ने हमला कर किया घायल। शशिकांत दीक्षित को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में किया गया रेफर। बदायूं में चचेरे भाई ने की भाई की पीट कर हत्या। सीएफआई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। अलीगढ़ में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पर छेड़खानी का आरोप। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मामले की जांच में जुटे। आगरा में आदर्श आचार संहिता में डांस कर रही महिलाओं पर उड़ाए नोट। 7 दिवसीय मेले के चलते बुलाया गया था कलाकारों को। नोट उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला जिंदा आरोपी। सूचना पर पुलिस में मचा हड़कंप। आरोपी पर हापुड़ जिले में 15 से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज। नोएडा में रेस्टोरेंट में परोसी जा रही अवैध शराब। आबकारी विभाग और पुलिस ने मारा छापा। रेस्टोरेंट मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध शराब और बियर की बरामद। आगरा में जादू टोना टोटका के आरोप लगाने पर महिलाओं में विवाद। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल लोगों को पहुंचाया अस्पताल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।